कैसे हो भी सारे। आज हम बात करें तो आज पिछली क्लास में हमने 271 तक के क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम बात करें, आगे कुछ जो जिस्ट में क्वेश्चन है उनको देखें। तो अगले जो क्वेश्चन है वो परिमाप और क्षेत्रफल पे है। वैसे आप बताओ कि परिमाप और क्षेत्रफल में आपके त्रिभुज चतुर्भुज में आयत वर्ग समांतर और समलंब, यही है सिलेबस के अंदर अपने पात्रता में। तो इनके कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, देखो। एक छात्रा 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल के चारों ओर एक किनारी लगानी चाहती है। तो छात्रा को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी? तो एक बात बताओ, चारों ओर किनारे लगाने यानी परिमाप की आवश्यकता है। परिमाप, तो परिमाप होता है आयताकार है तो 2l प्लस बी, तो 2 गुणा 5 प्लस 3, तो 2 गुणा 8, यानी 16 मीटर लंबे किनारी की आवश्यकता है। ठीक है भाई। अगला देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति 120 मीटर लंबाई और 150 मीटर चौड़ाई के आयताकार पारक के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब तय की गई दूरी की बात करें तो हम बात करें कि एक चक्कर 10 चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर में परिमाप के बराबर, और 10 से गुणा करेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी। तो हम बात करें, पहले परिमाप याद कर लेते हैं। 2l प्लस बी, तो 2 गुणा 120 प्लस 150, 270, ये 270 हो गया, तो 27 540 मीटर। अब ये एक परिमाप का मतलब है एक चक्कर में इतनी दूरी तय होगी। अब चक्कर कितने? 10, तो 10 से गुणा कर दे, तो 10 चक्कर में तय दूरी तो 540 गुणा 10, यानी 5400 मीटर। ठीक है भाई। अगला देखो, यहां पे हम बात करें, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 275 सेंटीमीटर तथा 2 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करना। अब देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं वैसे मैं बात करूं, पर इसमें ध्यान देना यह है कि 1 मीटर में और 1 सेंटीमीटर में है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी और कोई खास फर्क नहीं है। तो देखो, परिमाप बराबर 2l प्लस बी, तो 2, लंबाई 275 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो भाग दे देंगे 100 का, 2.7 मीटर प्लस 2, तो 2 गुणा 4.75। ठीक है, तो यह आया 9.5 मीटर या 9.50 मीटर। ठीक है भाई। तो ये है किसी में, ये रहा। अगला देखो भाई, यहां पे अगर आप पहले सेंटीमीटर में बदलते तो 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर कह सकते थे, और 275 तो 475, 475 गुणा 2 करते तो ये आ जाता 950 सेंटीमीटर। तो 950 सेंटीमीटर को फिर भाग देते 100 से, तो मीटर में बदल जाता। अगला देखो, कह रहे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 150 है, तो पार्क की चौड़ाई ज्ञात करो। जो कि परिमाप क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आपको दिया है 1200, इनमें से लंबाई है 150, चौड़ाई b बराबर 1200। 15 से 8 बार गया, 15 × 120। ये लो भाई। ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये जहां तक मेरा मानना वैसे खुद ने कर भी लिए होंगे। कह रहे टाइल का माप 5 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। एक फर्श को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है? टाइलों की संख्या होती है फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो हम बात करें, संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल 70 गुणा 36, टाइल का है 5 गुणा 12, 12 3 36, 5 से गया 14 5 70, 14 3 42, तो कितनी टाइलें चाहिए? 42 टाइलें। अगला देखो भाई, कह रहा है कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, इस
इसके फर्श पर 50 वर्ग सेंटीमीटर कितने चौकों की आवश्यकता है। तो पहली चीज देखो, ये सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर को सेंटीमीटर में बदले, तो संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल 10 मीटर को सेंटीमीटर 100 से गुणा किया, यानी 1000 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 मीटर को सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर बटा टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो टाइल का क्षेत्रफल ही दिया है 50 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल ही दिया है, ठीक है, कहीं आप भुजा मान लो, तो 50 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है, तो 50 का भाग लग गया, तो ऐसे 10,000 की आवश्यकता होगी भाई, ये रहा, ठीक है। अगला देखो यहां पर, एक आयताकार कमरा 40 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ाई एक सड़क है, इसमें 50 सेंटीमीटर गुणा 70 सेंटीमीटर के चौके बिछाने हैं, तो चौकों की संख्या ज्ञात करो। तो हम बात करें चौकों की संख्या, अब जहां संख्या चौके बिछाने उसका क्षेत्रफल बटा चौके का क्षेत्रफल, तो मैं कहूं रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते बिछाने तो रास्ते का क्षेत्रफल बटा चौके का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल आयताकार जब बाहर से रास्ता होता है तो होता है 2x l प्लस बी प्लस 2x, ये चारों और अंदर से होता है तो यहां माइनस आ जाता है, और लंबाई चौड़ाई के अनुदिश होता है तो 2 नहीं आता, यहां माइनस आता है, ये हो गया 50 गुणा 70, ये सेंटीमीटर में, बाकी सब मीटर, तो इसको भी 100 का भाग लगा, इसको l गुणा बी लिख देते हैं, चलो l भी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि l भी पहले लिख चुके हैं, तो यहां हम 50 गुणा 70 ही लिख देते हैं डायरेक्ट बटा 100, क्योंकि मीटर में बदल लिया भाई, ठीक है। अब देखो ये तो काट लो जितना कटता है, 2x तो 2 गुणा 2.5, लंबाई प्लस चौड़ाई तो 40 प्लस 25 प्लस 2 गुणा 2.5 बटा 7 बटे 20। अब देखो क्या है, 2.5 गुणा 2, तो ये हो गया 5 गुणा, ये कितना है 5, 5 और 25 30, 30 और 40 70, ये 20 कहां जाएगा ऊपर बटा 7, 7 से गया 10 बार, 20 पंजे 100 गुणा 10, ये हो गए 1000। देखो इसमें गुणा भाग है जो आप स्वयं करेंगे, जितना हो सके ध्यान पूर्वक करना, तो ये रहा भाई, जहां तक मेरा मानना है कर सकते हो भाई आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ अपने को देखना है। हाँ हो सकता है कई बार आपको डायरेक्ट रास्ते का ही क्षेत्रफल पूछ ले तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 15 वर्ग मीटर, 15 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल ये देखना है, ठीक है, ऐसा पीछे पूछ भी चुका भाई। देखो एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यानी 225, ये तो नहीं है, वो तो 15 क्षेत्रफल ही है। 3 वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 5 मीटर है, तो 3 गुणा 5 का स्क्वायर, भाई एक का क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो 5 का 25, 25 दिए 75, तो क्या 75 बोला है, नहीं, ये भी नहीं है। 5 वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा, तो 5 वर्ग है, एक का हो जाएगा भुजा स्क्वायर, 9 पंजो 45, क्या 45 बोला है, नहीं, ये भी गलत है। 15 वर्ग तो 15 गुणा एक का, चल वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, 1 मीटर तो भुजा का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, 15 एकम 15, यही है और कोई सा नहीं है, तो 4 नंबर। ये आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे भाई, ठीक है भाई। अगला देखो, एक छात्र 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पारक के किनारे किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाता, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब वर्गाकार है, किनारों पर 3 चक्कर लगाता है, यानी एक चक्कर में परिमाप के बराबर, तो 3 चक्कर में 3 गुणा परिमाप, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं तय दूरी बराबर 3 गुणा परिमाप, तो 3 गुणा 4a, तो 1200 मीटर, ठीक है भाई। अगला देखो, ए 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाता है, ठीक है। बी आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 160 मीटर चौड़ाई 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है, दोनों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर है। अब एक चीज देखो, ये मैंने ए लिखा,
ये बी लिखा, ये भी परिमाप, लेकिन ये वर्गाकार है तो परिमाप हो जाएगा 4a, इतनी दूरी। ये भी परिमाप और इसका परिमाप आयताकार है तो हो जाएगा 2l + b, इतनी दूरियां तय कर रहे हैं। तो ये देखो 4a तो 4 गुणा 75, ये आया 300, तो ये 300 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब बात आती है इसकी, तो ये तय कर रहा है 2 गुणा 160 + 105, तो 2 गुणा 265, तो ये 530 मीटर दूरी तय करता है। अब एक बात बताओ, कौन ज्यादा दूरी तय कर रहा है? बी। अंतर 530 - 300 यानी 230 मीटर। तो ज्यादा मेरा मानना भी कर सकते हो इसको आराम से। अगला देखो, अगला एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया, तो फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो शेष भाग पूछा है, तो मैं सीधा सीधा कहूं शेष भाग, तो पूरा क्या है? आयत। आयत माइनस क्या है? वर्ग है। आयत माइनस क्या? वर्ग। आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 गुणा 4, माइनस वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 20 - 9 यानी 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अगला देखो, जितना हो सके इनको जल्दी जल्दी करना भाई। एक वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण जो होता है, तो 9√2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अगला देखो, वर्ग की भुजा उसके विकर्ण का अनुपात है। तो हम बात करें भुजा और विकर्ण। भुजा a है, विकर्ण होता है √2a, तो a से a कैंसिल, क्या है? 1/√2। ये लो। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। वैसे हम बात करें कि क्षेत्रफल ऐसे में हम 100 मान के क्षेत्रफल 100 मान के कर सकते हैं, एक +-x +-y +-xy बटा 100 से कर सकते हैं, ये हम प्रतिशत में भी कर चुके हैं। अब देखो दोनों से बता रहा हूं, +-x +-y +-xy बटा 100। अब देखो x क्या है? इसमें वर्ग में भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजाई x है और भुजाई y है, तो 50% बढ़ाया तो +50 +50 गुणा 50 बटे 100। इसमें जो भी आता है ना फॉर्मूले से, वो आता है सीधा आंसर 100 + 25 125। अब बताओ प्लस का है तो 125% वृद्धि। ध्यान रखना, इसमें जो भी आता है वो डायरेक्ट आंसर आता है। और दूसरा जो हम करते हैं 100 मानकर, कि क्षेत्रफल 100 माना, भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा का प्रभाव 2 बार है, तो 150 बटे 100 गुणा 150 बटे 100, 15 का स्क्वायर 225। अब देखो ये तो हमने क्या किया, पहले 100 माना था, 100 से 225 हो गया, तो वृद्धि हुई है 125 की। किससे हुई है? 100 से, तो 125% वृद्धि सीधा लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके में जो आपको याद रहता है उसी से करोगे, ऐसा नहीं कि आप वो याद है इससे करने लग जाओ और ये याद है वो, तो जो याद आए उससे आप हल करोगे। अगला देखो भैया, यहाँ पे एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। ध्यान रखना, जब आयत और वर्ग का परिमाप समान होता है तो क्षेत्रफल सदैव वर्ग का ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है? वर्ग का। चलो आगे देखते हैं। वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। किस आकृति का क्षेत्रफल कितना अधिक है? तो ये देखो कह रहा है वर्ग का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए कह रहा है आयत का, ये तो गलत है, दोनों बराबर, ये गलत है। कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो यही सही होगा कि वर्ग का ज्यादा होता है, फिर भी हम चेक करते हैं। तो एक तो आयत है, एक वर्ग है,
इनका परिमाप बराबर है, तो इसका परिमाप क्या है 2l प्लस बी, क्योंकि उसमें चाहिएगा ना हमें, तो 2 गुणा 25 प्लस 15, 25 और 15 40, 40 दूनी 80। इसका मतलब वर्ग का परिमाप जो है 4a वो भी कितना है 80, तो a कितना हो गया 20। अब इनका क्षेत्रफल देखना है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 25 गुणा 15 375। इसका क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर यानी 400। अब देख लो किसका ज्यादा, वर्ग का ज्यादा है, कितना ज्यादा है 25। तो ये वैसे आप सीधा भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आपको करना पड़े। अगला देखो भाई, यहाँ पे विद्यालय में खेल मैदान का क्षेत्रफल 338,400 वर्ग मीटर है। यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई 3:2 है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप यानी L प्लस बी। तो देखो क्षेत्रफल दिया है, उससे पहले अनुपात दिया L अनुपात बी, तो 3x और 2x, 3:2, 3x और 2x ले लिया। अब कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x गुणा 2x, ये मान आपको दिया है 38,400। 3 से काटा पहले, फिर 2 से काटा, चौसठ सौ। तो x स्क्वायर बराबर 6400 आया है, तो x बराबर 80। भाई अंडर रूट किया, 64 का अंडर रूट 8, 100 का 10 हो गया तो 80 हो गया ना। अब x का मान 80 है, तो 8 दिए 24, 8 दूनी 16, ये आ गई हमारे पास लंबाई और चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई आ गई तो परिमाप चाहिए, परिमाप 2l प्लस बी, तो 240 प्लस 160, तो 2 गुणा 400, तो कितना हुआ 800 मीटर। अगला देखो भाई, यहाँ पे 80 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क को परिसीमा के साथ लगाओ, बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एक बात बताऊं, वैसे तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर से बनाया तो आप आयत वाला लगा सकते हो, 2x l प्लस बी प्लस 2x। क्यों भाई, रहेगा तो वही ना, आयत वर्ग अपने आप में एक आयत प्रकार का आयत तो है, लेकिन लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो l और b दोनों जगह क्या आ जाएगा 80। तो मैं ये करके बताता हूँ, फिर उससे बताता हूँ कि आप बिना इससे भी कैसे करते हैं। 2 गुणा कितने मीटर 5, 80 प्लस 80 प्लस 2 गुणा 5, तो देखो 10, ये 10, 80 और 160 और 10 170, तो यार 1700 मीटर स्क्वायर। तो इससे कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब आपने कहा नहीं इससे नहीं करते, तो देखो अपने को कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ता, वो था डायग्राम वाला, और उसमें गड़बड़ कहां करते हो वो बताता हूं आपको मैं। ये है 80 मीटर, ठीक है। अब इसमें 5 मीटर चौड़ा बाहर से आपने रास्ता बनाया, तो ये 5 इधर भी बढ़ेगा और ये 5 इधर भी बढ़ेगा, और ये 10 बढ़ गया तो क्या हो गया 90। तो ये ध्यान रखना है, कहीं आप सीधा 80 और 5 बढ़ा के 85 कर लेते हो, डायग्राम पूरा नहीं बनाते हो जल्दबाजी के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि अब हम कहूंगे रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये हुआ 90 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, तो ये आया 1700 मीटर स्क्वायर। तो इससे करो या उससे वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, दोनों में से उत्तर सेम आने वाला है, तो आप कोई से भी करो, आपकी इच्छा है वो। अगला देखो, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि एक जब समांतर चतुर्भुज की बात होती है, और समांतर चतुर्भुज में जब
दो भुजा और उनसे लगे हुए विकर्ण की लंबाई देता है, तो आप सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो और किससे गुणा कर देते हो? 2 से। जैसे मैं कहूं यहां पे आपने कहा कि ये 15 है और ये 7 है, ये 15 तो ये भी 15, ये 7 तो ये भी 7, ये विकर्ण दिया है 20। ठीक है, अब बताओ ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज दोनों बराबर है, 7 15 और 20, 7 15 और 20, तो किसी भी एक का क्षेत्रफल निकालो और 2 से गुणा कर दो। तो मैं कहूं चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बताओ एस क्या है? अर्ध परिमाप, तो 15 प्लस 7 प्लस 20 बटा 2, ये हो गया 21। 15 और 7 22, 22 और 20 42, 42 बटा 2 यानी 21। तो ये कहा 2 गुणा अंडर रूट 21, 21 में से 15 गए 6, 21 में से 20 गया 1, 21 में से 7 गए 14। अब देखो इसको सीधा सीधा नहीं करके हम टुकड़े करेंगे, गुणा नहीं करके टुकड़े करने में क्या हो जाता है आसान। तो 21 को 7 गुणा 3, 6 को 2 गुणा 3, 1 की जरूरत नहीं है, 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 गुणा 7 से 1 7 बाहर, 3 गुणा 3 से 1 3 बाहर, 2 गुणा 2 से 1 2 बाहर। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 37 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, तो जहां तक मेरा मानना भी कर सकते हो इसको, ऐसा और भी होगा आगे शायद तक। अगला देखो, किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। देखो पहले समांतर चतुर्भुज बनाता हूं मैं यहां पे 15 ये लेता हूं, 18 ये, क्योंकि बड़ी बनी हुई है, ये 18 और ये छोटी है 15, तो ये भी 18 है, ये भी 15 है। ठीक है, क्या कह रहा है? छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी, दूरी के लिए लंब डालते हैं, तो इधर लंब डाला ना, वो तो है 12, और छोटी भुजाओं में इधर वाले लंब की लंबाई पूछिए, तो इधर इस पे लंब डाला, इसको h मान लिया, ये आपको दिया है कितना है? 12। तो एक बात बताओ, हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल 1/2 आधार, सॉरी आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का सीधा होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो एक बात बताओ कि मैं कहूं इसका क्षेत्रफल एक, तो आप कह सकते हो 18 गुणा h, एक इसका क्षेत्रफल क्या कह सकते हो? 15 गुणा 12। अब दोनों ही क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, अर्थात 18 गुणा h बराबर 15 गुणा 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 से 5 बार, h बराबर 10। तो जहां तक मेरा मानना भाई किया होगा इसको आराम से। अगला देखो, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB और AD मान दे रखे हैं, भुजाओं के बीच की दूरी 10 है, तो दूसरी भुजा सेम ऐसा ही प्रश्न है, कोई अलग से प्रश्न नहीं दिया, सेम कॉपी है। ABCD, AB जो है वो 24 है, AD 16 है, AD 16 है, तो ये 24 तो ये भी 24, ये 16 तो ये भी 16। ठीक है, AB और DC के मध्य की दूरी 10 है। अभी इस बार इस लंब की लंबाई दे दी, ये क्या है? 10 है। ठीक है, और AD और BC के मध्य की दूरी ज्ञात करो, AD और BC। तो इससे इस पे लंब पूछा है मैं इस प्रकार, तो ये H ले लिया। तो यहां हम बात करें कि क्षेत्रफल कितना, यहां आधार गुणा ऊंचाई, तो 24 गुणा 10 पहला। इधर बात करें तो आधार तो 16 गुणा ऊंचाई h। अब ये दोनों ही क्षेत्रफल हैं, तो किसी भी तरीके से निकालो, क्षेत्रफल क्या आना है? बराबर। बराबर आना, तो ये बराबर ये लिखूं, तो 16 गुणा h बराबर 24 गुणा 10, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 से गया 5, h बराबर 15। और देखो समांतर चतुर्भुज में ऐसी चीजें आती हैं छोटी छोटी, आपको ज्यादा टेंशन की आवश्यकता होगी नहीं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करोगे उत्तर भी आ जाएगा। अगला देखो यहाँ पे
कह रहा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बीसीसीडी के मध्य बिंदु क्रमशः पी तथा क्यू है। पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ए बी सी डी, बीसी और सी डी के मध्य बिंदु पी और क्यू, तो यहां तो पी है और यहां क्या है, क्यू है। ठीक है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, 12 है। तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, सॉरी ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ये पूछा है हमें। कलर चेंज कर लेते हैं। इस पूरे समांतर चतुर्भुज में से अगर ये हटा दें तो यही बचेगा। अब बात आती है कि ये हटाने के लिए पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो मैं कहूं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 2 गुणा 12 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके दिमाग में आएगा 24 क्यों? क्योंकि देखो इस त्रिभुज का दिया है तो ये जितना उतना ही उधर पूरे का होगा। तो हम बात करें पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाई 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब हम बात करें कि ये तो चलो ठीक है 24 आ गया, लेकिन ये इनको निकालेंगे कैसे? तो मैं कहता हूं कि यहां एक काम कर लेते हैं कि इसके मध्य बिंदुओं को मिला लेते हैं। इसे समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब 4 हिस्सों में बांटा। अब एक बात देखो, यहां पे इस बिंदु को नाम दे दूं मैं पी क्यू, ये दे दिया आर और ये दे दिया एस। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जब यहां हमें त्रिभुज ए क्यू डी का क्षेत्रफल चाहिए पहले, तो मैं पूछूं कि ये जो है ये इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे। अब ये 2 बराबर हिस्से हो गए, यहां से ढकोगे तो एकदम बराबर आने वाला है, मध्य बिंदुओं को मिलाया तो। अब ये जो हिस्सा है ये पूरे का 24 है, तो इसका कितना हो गया, 12। अब ये देखो यहां भी ये जब मैं बात करूं कि मध्य बिंदुओं को मिलाया तो ये दोनों समांतर, ये समांतर चतुर्भुज, ये विकर्ण, तो ये बराबर 2 भागों में बांटा है। तो बराबर 2 भागों में बांटा है तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा। तो ये 12 है, 12 का आधा कितना, 6। तो मैं कहूं इसका क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे कि 1/2 गुणा 12 जो आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कितना, 6। फिर से देखो कैसे किया, क्योंकि इसमें जैसे हमने कहा कि ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाई रेखा, ये पूरा 24 है, तो ये आधा आधा कर दिया, यानी इधर 12 और इधर 12। यहां मैं कहूं ये समांतर चतुर्भुज है, इसका 12 आ गया, तो यहां इसका जो विकर्ण है, विकर्ण बराबर 2 भागों में बांटेगा, तो इधर वाला इस व्हाइट पार्ट का कितना, 6, और इधर वाले का कितना, 6। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया इतने का। बारी आई इसकी ए बी पी की, तो त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। इसकी बात करें तो आप देखो यहां पर मैं इस रेखा से देखूं, ये भी मध्य बिंदुओं को मिलाती है, तो ये भी 2 हिस्से हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये भी बराबर 2 भागों में बंटता है, बराबर 2 भागों में। तो ये हिस्सा ऊपर वाला, यानी पूरे का अगर 24 है तो ऊपर वाले का 12, नीचे वाले का 12। अब ये समांतर चतुर्भुज है, ये विकर्ण हो गया, विकर्ण हो गया, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर होगा। तो मैं कहूं कि बराबर यानी 1/2 गुणा 12, यानी ये भी कितना, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करें कि यहां पर QPC का क्षेत्रफल, त्रिभुज QPC का क्षेत्रफल। अब इसकी बात करें तो देखो ये जो है ये बराबर 2 भाग बांटे, ये भी बराबर 2 भाग, तो ये टोटल कितने भाग है, 4 बराबर इससे। ठीक है, अब 4 तो मैं कहूं कि पहले तो 24 का 1/4 हो गया, ये 24 का 1/4 तो इतने का आया है। अब इसका भी देखो, ये विकर्ण हुआ 2 बराबर भागों में बटा, तो कितना, आधा, तो 1/2।
ठीक है, तो यहां मैं बात करूं, फिर से देखना, पूरे का 24 है, 4 हिस्से हुए, तो 24 का 1/4, यानी ये कितना आया 6, इसका जो हिस्सा है 6, 6 को बराबर 2 भागों में बांटा तो कितना आया 3, तो वरना आप ऐसे लिखते हो 24 का 1/4 फिर 1/2, तो 6 का आधा कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरे का यानी 24 माइनस ये तीनों त्रिभुज घटाएंगे जो कितने कितने हैं, 6 + 6 + 3, तो 12 और 3 15, 24 माइनस 15 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, और कोई इतना नहीं है, बस इसमें सबसे खास बात है कि डायग्राम थोड़ा अलग है, थोड़ा समझने में अलग है, और त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज मिक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। एनसीईआरटी का यूं का यूं प्रश्न है भई ये, तो इसको चाहे तो आप 2 बार कैलकुलेट देखना, 2 बार रिपीट करके देखना, 3 बार देखना, पर करना भाई इसको। अगला देखो, कह रहा है 60 मीटर तथा 40 मीटर भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 80 है, तो चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज, अब थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था कि जब समांतर चतुर्भुज की 2 भुजा और एक विकर्ण देता है, तो आप डायग्राम बना के कर सकते हो आराम से। ये 60 है तो ये भी कितना है 60, ये 40 है तो ये भी कितना है 40, ये कितना है 80, ठीक है। अब आप बताओ, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग समय बराबर है भाई, 60 40 80, 60 40 80, तो एक का क्षेत्रफल निकालो और 2 से क्या कर दें गुणा। तो हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 2 गुणा √ s की बात करें तो 60 + 40 + 80 बटा 2, तो 180 बटा 2 यानी 90, तो 90 में से 60 गए 30, 90 में से 40 गए 50, 90 में से 80 गए 10, तो 2 गुणा, देखो 1 2 3 4 जीरो हैं तो 100 बाहर आ गया, फिर 9 का √3 बाहर आ गया, और 3 गुणा 5 अंदर बच गया √15, 600 √15 सेंटीमीटर या मीटर वो देख लेना, मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन आप करोगे भाई यहां पे। अगला देखो यहां पर, समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। यदि एक समांतर भुजा की लंबाई 20 है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि ऐसे में क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, सीधा लिख रहा हूं, और ये दिया है आपको 480। अब देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 20 + x, एक 20 है दूसरी हमें पता नहीं, ज्ञात करनी है, उनके बीच की दूरी दी है 15, और ये बराबर है 480। देखो 15 से काटा, 15 × 45, 3 बच गए, 15 दूनी 30, तो 20 + x बराबर 32 दूनी 64, तो x बराबर 44। ये लो, अगला देखो यहां पर कह रहा है एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंब चतुर्भुज है, इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर व 1.2 मीटर हैं तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर, तो क्षेत्रफल, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा है, दोबारा नहीं लिखूंगा, क्या था 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 1 + 1.2 गुणा उनके बीच की दूरी 0.8, 2.2 गुणा 0.8, 2 से भाग दिया 1.1, 11 8 88, 2 से पहले पॉइंट तो 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अगला देखो यहां पे, देखो भाई, एक समलंब चतुर्भुज के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48, CD 17 और AD 40 सेंटीमीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB है वो समांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है।
समांतर भुजा एडी और बीसी पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब देखो ऐसे में क्या है कि डायग्राम सीधा मत बनाना, एक कच्चा डायग्राम बना लेना, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि क्या क्या है। जैसे मैंने कहूं कि ऐसे आपने बना लिया नॉर्मली, अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, ABCD। अब ऐसा डायग्राम क्यों बनाया कि एक बार समझने के लिए, फिर उसको चेंज कर देंगे। कह रहा है पहले लंबाइयां लिख लो कि BC जो है वो 48 है, ठीक है, CD 17 है, ये 17 है, और AD 40 है, ये 40 है। अब बताओ परिमाप आपको पता है 120 है, तो 40 है 40 80 और 8 88 और 95 और 10 105, तो ये क्या बच गया 15, क्योंकि टोटल 120 है। ठीक है, अब देखो AD और BC क्या है, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं AD और BC, तो AD ये है और BC ये है, ये क्या है, समांतर है। ठीक है, और AB जो है वो इन पे क्या है, लंब है, यानी ये यहाँ भी 90 बना रहा है, यहाँ भी क्या बना रहा है, 90। तो एक बात बताओ, दो समांतर भुजा है, एक 48 और एक 40, तो मैं डायग्राम को ऐसे घुमा लेता हूँ थोड़ा सा। अब इस डायग्राम को घुमाओगे तो आप देखो, ये यहाँ लिया अपन ने 48 वाला, और ये 40 वाला, यहाँ 40 वाला थोड़ी छोटी रह जाएगी, इन दोनों को यहां से यहां मिलाया मैंने ऐसे। देखो आप ध्यान रखना, पहले कच्चा डायग्राम इसीलिए बनाया कि हमें ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं उसमें। तो देखो सिर्फ डायग्राम को ऐसे घुमा दिया, ए बी, ठीक है, और ए से बी सी और डी, ये 15 है, सॉरी बीसी कितना है, देखो भाई वहां पे बीसी 48 है, फिर से नाम चेंज करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि BC 48 है, बड़े वाली ये है, तो मैं कहूं ये तो है BC और ये क्या है AD, तो ABCD। अब देखो A और B दोनों पे 90-90 बन रहे हैं। अब यहां मान रखो A जो BC है वो है 48, CD है वो है 17 और DA वो है 40 और ये है 15। ठीक है, ये दोनों क्या है, समांतर। अब देखो समांतर चतुर्भुज बन गया, डायग्राम बन गया। मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल, तो आप क्या कहोगे, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 48 + 40 गुणा उनके बीच की दूरी 15, 48 और 40 88 गुणा 15, ये 2 से काटा 44, तो 44 गुणा 15 ये आ गया 660 मीटर स्क्वायर। बस इस डायग्राम को यहां से वहां ले जाओ, चाहे वहां मत न भी ले जाओ, तो यहां देखो समांतर भुजाएं, उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी ये है। अब डायग्राम में आपको छोटा छोटा बड़ा रखने की जरूरत नहीं, वैसे थोड़ा सा आगे कर देते 40 वाले से और ऐसे मिला देते तो डायग्राम हो जाता। बस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। तो ये आप यहां से भी आप करोगे ना, क्योंकि डायग्राम वहां पे कोई देखने वाला नहीं, आपको सीधी सी बात है, वहां जो देखने वाली चीज है वो कि उत्तर क्या आ रहा है। अब रही बात कि अगर कच्चे डायग्राम से आप उत्तर निकालो, तो आप ये देखोगे क्या समलंब चतुर्भुज है, तो आप कहोगे समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अब बताओ दोनों लंबवत है, तो बीच की दूरी क्या है, यही है। तो यहां मैं कहूं कि समांतर भुजाओं का 1/2 40 + 48 गुणा बीच की दूरी कितनी है, 15। बस अगला देखो भाई, यहाँ पे एक चतुर्भुज के आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर था, शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर डाले गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है, तो खेत के क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक सीधा ये भी होता है, जब विकर्ण दे तो 1/2 गुणा विकर्ण गुणा उस पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग, P1 + P2। तो 1/2 गुणा विकर्ण है 24 गुणा 8 + 13, 12 गुणा 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 एकम 12 का 2 हासिल की 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर ये लो। अगला देखेंगे भाई, यहाँ पे अगला जब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैं कहूँ क्षेत्रफल के बाद वैसे आयतन आता है, आयतन के प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। अब प्रायिकता और अपने पास ज्यामिति इनके क्वेश्चन बचे, तो अगले प्रायिकता के जिस्ट वाली बुकलेट में आपके पास अगले जो क्वेश्चन थे लगातार वो प्रायिकता के हैं। अब प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता जो होती है वो होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
अब छोटी छोटी बातों चीजों की बात करें तो जो किसी भी संख्या की घटना है तो उसका मान सदैव 0 और 0 से बड़ा और 1 और 1 से छोटा होता है, ना तो 0 से कम होगा ना ही 1 से बड़ा होगा। तो 0 हो सकता है असंभव घटना, मतलब कोई घटना घट ही नहीं सकती। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक बैग है, बैग में लाल गेंद है, मैं हाथ दूर उसमें से हरी गेंद आ जाए तो असंभव है, लाल है तो हरी कहां से आ जाएगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और जो घटना घटित ही होगी निश्चित है उससे घटना की प्रायिकता होती है 1। जैसे मैंने कहा इस बैग में 4 लाल गेंद है, मैं हाथ डालू, 4 लाल ही है, हाथ डालू लाल गेंद आने की, तो जब है ही लाल तो बाहर निकालो तो लाल ही आएगी। तो ये क्या है, निश्चित घटना है, इसकी प्रायिकता होती है 1। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का जो न्यूनतम मान है वो 0 होता है, अधिकतम मान होता है 1, और प्रायिकता का मान 0 से बड़ा था, 1 और 1 से क्या होता है, छोटा। किसी भी घटना के घटित होने और न होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। अब मैं कहूं कि किसी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता। ये सामान्य चीजें हमारे पास थी, और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। इतनी सामान्य सी चीज पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो एक बार उछाला जाएगा तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल। तो हेड आने की प्रायिकता में कहूं 1, अनुकूल परिणाम 1 है, टोटल क्या है 2, तो 1/2। अगला देखो भाई, एक एक लाइन के प्रश्न है। एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है, सभी गेंदों को एक ही साइज के हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह नीली गेंद होगी। तो प्रायिकता की बात करें तो हम क्या कहें, अनुकूल परिणाम। तो नीली देख रही है, नीली एक ही है तो अनुकूल 1 है, टोटल क्या है 3 है, तो 1/3। अगला देखो भाई, यहां पे एक पास्य को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो पास्य को फेंकने 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। 4 से बड़ी तो 5 और 6। तो मैं कहूं प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितने, 2 हैं, एक तो 5 और एक 6 है, और टोटल क्या है 6, यानी 1/3। ये लो, देखो यहां प्रायिकता में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही छोटे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखो, अच्छी प्रकार से फेंटेगी 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की एक गड्डी, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये इक्का नहीं हो। अब मैं एक बात कहूं कि इक्का नहीं हो तो टोटल कितने होते हैं, 52, इक्के 4। अब इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो अनुकूल क्या हो गए, 52 में से 4 हटा दो, 48 बटा टोटल क्या है 52। तो 12 चौक 48, 13 चौक 52, तो 12/13। और इक्का होने की प्रायिकता तो 4/52, या फिर कह सकते थे 1 माइनस 4/52, तो 1 माइनस 1/13, तो वो भी आता 12/13। अगला देखो भाई, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सविता और हामिद 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। अब एक बात बताओ, हम सामान्य ही लेके चलते हैं कि सामान्य वर्ष में अगर उनका जन्मदिन साथ आएगा तो वो एक ही दिन आ सकता है। कितने दिन आ सकता है, एक दिन। अब अगर वो कहे कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो टोटल 365 में से 364 दिन ऐसे हैं जो अलग अलग ही होंगे। तो मैं कहूं 364/365, ये लो, ठीक है। अगर दोनों सेम दिन आ गए तो 1/365 वो होती है एक ही दिन आने की प्रायिकता, दोनों का सेम डे आने की प्रायिकता। ठीक है भाई, तो ये रहा भाई। अगला देखो यहां पर कह रहे किसी स्कूल की कक्षा 10वीं में 40 विद्यार्थी हैं, इनमें से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। तो मैं कहूं गर्ल्स जो हैं वो 25 है, पहले ही लिख लेता हूं, और बॉयज हैं वो 15 है, 15 है। टोटल हमें 40 है। ठीक है, अब कह रहा है कि कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, यानी मॉनिटर चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है, जबकि कार्ड एक जैसे, सारे एक जैसे कार्ड हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती है, उसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़के का हो। अब एक बात बताओ कि लड़के का हो, इसका मतलब अनुकूल तो 15 है बटा कुल कितने हैं 40, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 8 बार, तो ये हो गई प्रायिकता 3/8। देखो देखने में ज्यादा भारी लैंग्वेज है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रश्न है भाई, प्रायिकता वैसे भी बहुत ही आसान आती है आपके। इतना ध्यान रखना, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इससे ज्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
अब देखो, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये नीला हो? तो मैं सीधा ही लिखता हूं प्रायिकता। अनुकूल परिणाम नीला। अब आप सोचो नीले कितने हैं? 3, तो 3 बटा कुल परिणाम 3 2 5 और 4 9, तो यह 1/3। ये लो, अगला देखोगे यहां पे भाई, कह रहा हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए कि एक सिक्का 1 का और एक 2 का है। ठीक है, इस प्रकार प्रायिकता क्या है कि हम कम से कम एक चित्त प्राप्त करेंगे। तो एक बात बताओ, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के हों या दोनों सेम प्रकार के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिक्के पर एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल। तो मैं कहूं हो सकता है दोनों पे ही हेड आए, या एक पे हेड दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आए, या दोनों पे क्या आए? टेल। यही 4 कंडीशन आ सकती हैं भाई। ठीक है, अब कम से कम एक चित यानी कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, कम से कम एक का मतलब एक भी हो, 2 भी हो, दोनों चलेंगे, तो 3/4। ये लो भाई, अगला देखो यहां पर, एक डिब्बे में 100 कमीज हैं, जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 में थोड़ी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है, 4 अधिक खराब है। ठीक है, एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डब्बे में से एक कमीज की यादृच्छिक रूप से निकाला था, इसकी कमीज की सुजाता को स्वीकारो। किसको स्वीकारो? सुजाता। अब एक बात बताओ, मैं बात करूं सुजाता, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सुजाता किन्हें स्वीकार करती है और किन को नहीं स्वीकार करती। तो एक बात बताओ, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। अब खराबी 4 में अधिक खराबी है, 4 में अधिक खराबी है, 100 में से 4 में अधिक खराबी है, तो उसको पसंद कितनी है, कितने सेलेक्ट कर सकती है? 96। तो मैं कहूं 96 वो सेलेक्ट कर सकती है, टोटल है अपने पास 100, तो प्रायिकता क्या हो गई? 96/100। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, पॉइंट में आंसर है तो 0.96। और एक चीज बताऊं, वैसे भी ये प्रायिकता हो ही नहीं सकती, ये प्रायिकता हो ही नहीं, क्योंकि प्रायिकता मान एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, ये नहीं, एक ही हो सकता है, तो वैसे भी यही आप टिक कर सकते थे डायरेक्ट। अगला देखो, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो? ठीक है, अब पासे के कलर अलग अलग हैं, लेकिन आप जानते हो पासे पर 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। कितने से लेके? 1 से लेके 6। मैं कहूं पहले पासे पर अगर 1 है ना, तो उसका योग कभी 8 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पासे पर अधिकतम 6 होता है। ठीक है, मैं कहूं पहले पासे पर 2 है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। पहले पासे पर 3 है तो 3 और 5 8 हो जाएगा। पहले पासे पर अगर 4 है तो 4 और 4 8 हो जाएगा। पहले पासे पर 3 है तो 5 और 3 8 हो जाएगा। पहले पासे पर 6 है तो 6 और 2 8 हो जाएगा। ये लो, अब जब दो पासों को उछालते हैं तो टोटल परिणाम होते हैं 6 गुणा 6 यानी 36। तो ये देखो, हम कहेंगे प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5, 5 बटा टोटल 36, तो 5/36 ये रहा। अगला देखो भाई, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब एक बात देखो, 2/3 भाई, 0 और 0 से बड़ी और 1 और 1 से छोटी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ये है 15/100 यानी 0.15, ये भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती भाई, 0 से कम माइनस में आ रही है, ये नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती? माइनस का 0.1। अगला देखो, पीई 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं को बार से लिखते हैं वैसे तो, और ये हो जाता है 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस 0.05, तो आ गया 0.95।
एक थैले में 15 लाल गेंद और कुछ हरी गेंद है। 15 तो लाल गेंद और कुछ क्या है, हरी गेंद। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है तो हरी गेंदों की संख्या ज्ञात करो। एक थैले में 15 लाल गेंद और कुछ हरी गेंद है। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या है। तो मैं बात पूछूं कि लाल गेंद जो है वो कितनी है, लाल है 15, हरी हमें नहीं पता तो हमने कहा हरी है x, कितनी है x। एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता तो क्या होती है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल हरी x है बटा कुल, कुल क्या है 15 प्लस x, यही होती। और ये हमें दिया है 1/6। कौन सा गुणा करोगे, वज्र गुणा, और किसका मान आ जाएगा, x का। तो x गुणा 6, 6x बराबर 15 प्लस x। ये x इधर आया तो क्या बचा, 5x बराबर 15, यानी x बराबर 3। ये रहा भाई। अगला देखो यहां पर कह रहा है 1 से 18 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। 1 से लेकर 18 तक की संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, उनमें से एक संख्या का चयन करना है। तो यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह अभाज्य संख्या नहीं हो। तो मैं कहूं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य लिख देते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18 तक यही है। तो अभाज्य हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभाज्य नहीं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 18 में से 7 हटा दी, कितनी नहीं है, 11। तो प्रायिकता अनुकूल परिणाम, अभाज्य नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे कितनी है, 11 है, बटा कुल कितने हैं, 18। तो 11/18 ये हमारा आंसर आ गया डी। अगला देखो भाई, यहां पे यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, शून्य, क्योंकि असंभव घटना है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं तो न्यूनतम 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो मैं बात करूं कि 3 सिक्के उछाले तो आपको 2 की कंडीशन लिख लेनी है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 2 बार लिख लेने। क्यों, क्योंकि अब तीसरा जब आएगा तो ये चारों कंडीशन हेड के साथ, चारों ही टेल के साथ, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये देखो, ये अपन हेड के साथ लिख दे चारों ही कंडीशन, और ये टेल के साथ नहीं लिख दी। टोटल कंडीशन होती है 8। ठीक है। अब वो कह रहा है 2 चित आने की, न्यूनतम 2 चित, कम से कम हो गई है, न्यूनतम 2, मतलब 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं 2 टेल आने की प्रायिकता। अब देखो इसमें एक ही नहीं है, एक है, एक है, अपने को कम से कम 2 चाहिए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने, 1, 2, 3, 4, 4/8, यानी 1/2। और एक चीज ध्यान रखना, केवल 2 बोलता तो इसको शामिल नहीं करते, ठीक है ना। अगला देखो, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। वैसे तो मैं आपको सीधे से बताऊं कि एक साधारण वर्ष बोलता है तो 1/7, और एक अधिक वर्ष बोलता है तो 2/7। क्यों, क्योंकि देखो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी 52 वीक तो पूरे पूरे हैं, प्लस एक दिन बचता है। ठीक है। अब एक दिन है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये कोई सा भी हो सकता है। अब इनमें से जो भी होगा वही 53वां होगा, 53 मंगलवार। अब देखो ये दिन है, ये 7 कंडीशन में हो सकता है, मंगलवार की तो एक ही कंडीशन है, तो 1/7, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/7। इन्हीं पे निर्भर करेगा 53वां। ठीक है। तो मैं कहूं कि वो 53वां मंगलवार होने की प्रायिकता, ये बात कहूं तो मैं 53 क्या 7 कंडीशन है टोटल, ये कोई भी हो सकता है। अनुकूल 1 है तो 1/7, तो इसका सीधा सीधा ध्यान रखोगे। वैसे आपको सीधा ही ध्यान रखना है, साधारण वर्ष बोलता है उसमें 1/7 होती है, अधिक वर्ष में 2/7 हो जाती है। अगला देखो भाई, अगले यहाँ पे ज्यामिति के क्वेश्चन है भाई। ये हमारे कुछ प्रायिकता के थे, प्रायिकता के बाद हमारे पास ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। मैं इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ भाई, और कुछ नहीं करा रहा।
क्योंकि आपने काफी पढ़ लिए होंगे। अब देखो कैसे, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के निर्माण में हम क्या कहते हैं कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है भाई, बड़ा। अगला देखो, कह रहा है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी भाई, कर्ण। अब ये दिया एक चित्र में PQ और PR बराबर है, PQ और PR ये दोनों बराबर है, ये और ये पूरे पूरे बराबर है। RS और RQ ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। देखो और कह रहा है STRQ के समांतर है, ये भी चलो ठीक है। ये 140 दिया है तो TSR का मान ज्ञात करो। TSR ये पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली चीज तो मुझे ये 140 है तो ये क्या है 40, क्यों, क्योंकि पूरा 180 है। अब एक बात बताओ, ये त्रिभुज में ये बड़े वाली भुजा और ये बड़े वाली भुजा बराबर है तो ये कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए बराबर होगा। बराबर होगा तो ये एक 40 तो ये दोनों 140 तो 70 के हुए, ठीक है। तो इसका काम हमने ले लिया। अब इसका RS और RS ये रहा और RQ ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर। अब ये दोनों कोण बराबर तो ये 70 तो ये भी क्या होगा 70, ठीक है। ये 70 तो मैं बात करूं कि यहां पर आपके पास ये 70 है तो ये भाई साहब भी 70। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो ये कोण जितना होगा वही ये होगा, क्योंकि संगत कोण हो गए। अब 70 140 तो ये क्या बच गया 40। अब आप देख सकते हो कौन सा पूछा था, TSR ये 40, ये लो। यहां आपको सिर्फ सामान्य और कोई इसमें झंझट नहीं था, तो सिंपल आपको देखा सबसे पहले ये दोनों भुजाएं बराबर दी हैं, ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण बराबर। ये 140 है तो ये 40 हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो 70 के बच गए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है। 180 में से एक 40 घट गया तो दो क्या बचे 140, तो बराबर 70 और 70, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर, ये 70। अब ये समांतर दिए हैं तो ये समांतर एक तिरछी रेखा, ये 70 तो ये भी क्या हो गया 70, क्योंकि संगत कोण। अब देखो यहां बनने वाले तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो 70 140 तो ये क्या बच गया 40। बस सिंपल सा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से एक बार इसको वापस, अगर कहीं डाउट हो तो दोबारा सुन लेना क्या क्या बोला था इसमें। अगला देखो, किसी त्रिभुज ABC में 3A बराबर 4B बराबर 6C हो तो कोण A का मान ज्ञात करो। 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C। तो कोण A कोण B कोण C अनुपात से करेंगे भाई। तो जब भी देखो अनुपात में हमने क्या कहा था, जब तीन तीन पद बराबर में दिया हो तो A का अनुपात के लिए A को छुपाएंगे, बाकी को गुणा करके लिखते हैं। B के लिए B को छुपाते हैं, बाकी को गुणा करके। C के लिए C को छुपाते हैं, बाकी को गुणा करके। तो इसको छुपाया तो 6 चौक 24 अनुपात, इसको छुपाया 6 तिये 18, इस 4 तिये 12 काटा, 6 चौक 24 6 तिये 18 6 दूनी 12। अब बताओ ये कोणों का अनुपात आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 4 3 7 और 2 9, 9 अनुपात है वो किसके बराबर 180 डिग्री के, तो 1 अनुपात 20 डिग्री के बराबर। तो हम बात करें कोण ए के लिए किससे गुणा करेंगे 4 से, 20 गुणा 4 20 चौक 80, ये लो। अगला देखो भाई यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। देखो अब ये जो है हम बात करेंगे 3-4 जो आपको पॉइंट है सीधे सीधे भाषा में याद रखना, उससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि देखो माध्यिका, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से प्रश्न सिंपल ये मान लो दे दिया कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र को होता है, तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ। तो ये नाम याद होने चाहिए कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र कहलाता है, सही है। किसी त्रिभुज में शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, यह भी सही है। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। त्रिभुज में कोणों के समद्विभाजक हैं वो एक बिंदु पर मिलते हैं। कोण समद्विभाजक जहां पे काटते हैं वहां अंतः केंद्र बनता है, ठीक है।
किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है एवं उसे समद्विभाजित करती है, ये हम नहीं कह सकते, ये गलत है भैया, सत्य है। क्यों? देखो किसी त्रिभुज में माध्यिका जो ये तो हम कहते हैं कि भाई सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को सामने के माध्यिका जो होती है भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने पर प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन समकोण पे काटती है, ये कोई गारंटी नहीं है। तो क्या किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है, ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, उसे समद्विभाजित जरूर करती है लेकिन लंब नहीं होती, तो ये कथन क्या है? असत्य है। अगला देखो, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री है और उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 है, तो दूसरे कोण की माप ज्ञात करो। तो वैसे एक बात बताओ, त्रिभुज का बाह्य कोण है वो सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो मैं कहूं एक 25 है तो दूसरा क्या होगा? x बराबर क्या दिया है? 70, तो x बराबर 70 माइनस 25, तो ये हो गया 45। ये लो। अगला देखो भाई, यहाँ पे किसी त्रिभुज के दो अंतः सम्मुख कोणों की माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है, उसके बाह्य कोण की माप ज्ञात करो। अब एक बात तो, बाह्य कोण का माप इन दोनों के योग के बराबर, तो सीधा ही 60 प्लस 80, देखो डायग्राम नहीं दे रखा तो आप सीधा ही कहोगे, उसमें कोई ज्यादा सोचना नहीं है, 140 डिग्री। देखो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, और यही कह रहा है कि दो अंतः सम्मुख कोणों का माप जो है वो 60 और 80 है, तो बाह्य कोण के उन दोनों के योग के बराबर, तो 140 डिग्री। अगला देखो, दी गई आकृति में P का मान ज्ञात करो। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, तो P प्लस 47 प्लस 52 बराबर 180, तो P प्लस 'P बराबर ये उधर माइनस गया, क्या बचा? 81। ठीक है भाई। अगला देखो, कह रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे सर्वांगसम। भाई ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं भाई। अब देखो, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में सर्वांगसम त्रिभुज एफ डी ई। ठीक है, अब सर्वांगसम होने से हमें पता है कि कोण बराबर है और इनकी भुजाएं बराबर है। क्या क्या बराबर है? कोण बराबर और क्या है? भुजाएं बराबर है। तो आप क्या कहोगे? अब देखो एफ बी का मान दिया है, तो पहली बात तो एफ बी जो है वो किसके बराबर होगी? एफ डी के या डी एफ के। तो एफ डी या डी एफ लिख दूं, ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एफ डी इसमें भी है, इसमें है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोण बी का मान आपको दिया है 40, कोण ए का मान दिया है 80, तो कोण सी हो गया 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब बताओ ए की जगह कौन आएगा? एफ, तो ये कोण एफ है। बी की जगह कौन आएगा? कोण डी, तो कोण डी है। और सी की जगह कौन आएगा? कोण ई, और कोण ई क्या है? 60। अब ये देख लो, कोण ई 60 है, तो ये लो बी वाला। तो ये थोड़ा सा आप जैसे ही शब्द दिया उससे कह सकते हो। अगला देखो, कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुज की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? अब देखो यहाँ पे हम बात करें कि हमें जो त्रिभुज दिए हैं कि भाई त्रिभुज जो सर्वांग समता है, लेकिन कौन सा प्रतिबंध लागू हो रहा है? अब अगर आप यहाँ प्रतिबंध देखते हो तो आपको एक तो ये कोण दिया है और एक भुजा दी, और कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसे में। ठीक है, तो ऐसे में हम एक ही चीज ले सकते हैं कि ये कोण भी क्या हो? बराबर, क्योंकि सर्वांग समय तो बराबर है। तो हमने कहा कि ये इसी से हो सकता है कि दोनों क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी बराबर। तो यहाँ पे हम नियम ले सकते हैं कि कोण कोण भुजा भुजा, और ये कोण, तो भुजा कोण भुजा कोण, क्या? कोण भुजा कोण, ये बराबर है। तो ए एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, तो यही नियम ले सकते हैं, यानी भुजा कोण भुजा नियम। कौन सा नियम? भुजा कोण भुजा नियम, और कोई सा नियम यहाँ नहीं ले सकते। और आपको ये सोचोगे भाई नहीं कि जब हमारे पास एक ही कोण दिख रहा है, एक भुजा,
तो हम एक कोण और एक भुजा से करनी। तो यहाँ पे ये जब दिख रही है कि हमें ये और कोई नहीं दिया, पहला साफ साफ कह रहा है सर्वांग समता किस नियम से, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये रेखा काट रही है, ये काट रही थी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, इनको लेना ही पड़ेगा हमें। तो ये दोनों लेने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर ये दोनों शीर्षाभिमुख हो गए, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यही ले सकते हैं, वरना कोई और चारा नहीं है। ठीक है भाई, इसलिए इसको भुजा कोण भुजा पे टिक कर दिया, कोण भुजा कोण, ये 4 नंबर पे टिक करना है, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल। ठीक है भाई, तो ये आप करोगे इसमें, और यही माना गया था, पहले पूछ चुका है भाई। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है। अब देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सर्वांग समता के लिए एस 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 यानी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, एस ए एस ए, ठीक है, आर एच एस, ये नियम होते हैं। आर एच एस पूछता नहीं है, ट्रिपल ए दे देता है, वो समरूपता का होता है, सर्वांग समता का नहीं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, सही है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर, ये भी ठीक है। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, ये भी ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, ये काम नहीं करेगा, पर्याप्त नहीं है। सर्वांग समता के लिए सत्य की जगह यहां पे लिखना चाहिए पर्याप्त, क्योंकि सर्वांग समता के लिए भुजा कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पर्याप्त नहीं है। तब हम क्या कहेंगे कि भाई एक त्रिभुज है ना, उसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के तीनों कोणों के बराबर है, तो जरूरी नहीं वो सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि जैसे दो समबाहु त्रिभुज हैं, अब इसकी भुजा 3 है, इसकी 4 है, कोण तो इसके भी 60-60 है, इसके भी 60, लेकिन सर्वांग सम तो नहीं, वो समरूप होते हैं। तो ये पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखना भाई आप पे। या फिर सीधा कहता है कि सर्वांग समता का नियम नहीं है, तो भी वो सही होता। त्रिभुज एबीसी का कोण सी समकोण है, ठीक है, ये लो कोण सी समकोण बना दिया यहाँ पे, अगले ने कहा ही है, तो ठीक है। अब आपकी मर्जी है, ए यहां रखो वहां रखो। ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और बी सी 12 है। ये 5 12 तो ये कन्फर्म क्या आएगी 13। अगर सीधा ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये आपको पूछा है कि AB की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अगर सीधा याद नहीं है तो आप कहोगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 144 जो 169, और AB हो गया अंडर रूट 169 यानी 13। तो मेरा जहां तक मानना, आप सीधा भी याद होना चाहिए भी आपको, ऐसा नहीं है कि सीधा याद नहीं है, 5 12 13 ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट सीधा याद होना चाहिए। अगला देखो, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों और कोण परस्पर बराबर हो तो वो कहलाता है। अब एक बात बताओ, चारों भुजा बराबर या तो वर्ग की होती है समचतुर्भुज की, कोण बराबर यानी 360/4, तो 90-90 का होना चाहिए। तो कोण भुजा बराबर और कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री, वो सिर्फ किसमें होता है, वर्ग में। ये ध्यान रखना है, छोटे से कथन का प्रश्न था और कुछ नहीं था। अगला देखो, एक अद्वितीय आयत की रचना करने में कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता है। अब एक बात, तो आयत में लंबाई चौड़ाई दो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई। आपसे कहा जाएगा अद्वितीय चतुर्भुज निर्माण के लिए कम से कम कितने वो चाहिए, तो 5 चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आयत का निर्माण, तो आपको पता आयत में लंबाई और चौड़ाई पता, तो सब पता आपको, तो आयत में सिर्फ 2 अवयव चाहिए, वर्ग में सिर्फ 1 चाहिए होता है। अगला देखो, दिए गए चित्र में PS समांतर है QR के, ठीक है, तो QPS का मान गया, तो QPS का, ठीक है भाई। अब देखो यहां हम बात करें, पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो 3x और 2x 5x और 5x 10x बराबर 180, तो x बराबर 18, x बराबर क्या है 18। अब x का मान 18 है, तो ये 18 पंजो 90, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये है 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूंगी ये 90 है, तो ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये 90 है तो ये पूरा 90 है। फिर मैं बात करूं कि ये, अगर मैं कहूं कि ये और ये रेखा लूं, या फिर मैं कोई सी भी साइड से जाऊंगा, अगर इन दोनों को देखता हूं तो भी ये 90 है, तो ये भी कितना प्राप्त होगा, हमें 90 ही प्राप्त होगा, कोई दूसरा प्राप्त नहीं होगा। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है भाई 90-90, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये क्या QPS ही पूछा है, QPS ये क्या है 90 है।
ये क्या है भाई 90। इसको ध्यान से करोगे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 90 तो उधर भी 90, और अगर वैसे जाएंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, 90 प्राप्त होगा। ठीक है। और अगर आप चाहो कि नहीं नहीं मैं तो पूरा ही एक एक चीज ही लिखूं सीधा सीधा, तो भी आप देखो 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, ये आ गया। ठीक है। ये 36 है तो ये इधर भी 36, ये 54 है तो ये 54। क्यों? क्योंकि देखो ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये 54 तो ये 54 एकांतर, ये 36 तो ये 36। अब देखो इस त्रिभुज में ये 54, ये 36 तो 90, तो ये भी क्या बनेगा 90। तो इसमें कुछ ज्यादा और वो अलग से करने की जरूरत है नहीं। वैसे आप सीधा देखो कि भैया आपको ये दोनों दी हैं, ये दिया है, तो सिंपल वही आने वाला है और कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अगर निकोर में तो पूरा ही लिखूंगा, तो आपने देखा एक्स का मान तो आपको निकाल लिया 18, तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 तिये 54। अब ये 36 है तो ये क्या होगा 36, क्यों? क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर है, तो तिर्यक, ये 36 तो ये 36, ये 54 तो ये 54। अब देखो इस त्रिभुज में ये 36 और 54 है तो ये तो 90 हो गया, तो ये भी कितना बच गया 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। अगला देखो भाई यहाँ पे, अगला कह रहा है किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम है। अगर देखो कोई भी बहुभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तो उसे कहते हैं उत्तल बहुभुज, और चतुर्भुज नाम लिया तो उत्तल चतुर्भुज, अगर पंचभुज नाम उत्तल पंचभुज। तो चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम हो तो कहलाता है उत्तल चतुर्भुज। अगला देखो, एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने चाहिए? तो 5 8 ज्ञात होने चाहिए भाई। अब आप कह दोगे आयत, तो वो स्पेशल कंडीशन हो गई, पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत है। हम बात करें कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज के लिए आपको कम से कम 5 अवयव ज्ञात होना चाहिए भाई। अगला देखो, दी गई आकृति में आर ई एस टी एक समांतर चतुर्भुज है, तो वाई और जेड का मान ज्ञात करो। अब समांतर चतुर्भुज है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आमने सामने के कोणों का मान बराबर होता है, पास वाले किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं बात करूं कि ये 120 है तो ये 120, पास वाले दो कोणों का योग 120 तो ये 60, ये भी क्या 60। ठीक है। तो हमने कहा कि इसका मतलब हमारे पास आया x बराबर 60, y बराबर भी 60 है और z बराबर है 120। अब दिखने में देखो कैसे दिख रहा है कि z तो दिख रहा है 20, भाई ये तो देखो ये भी तो 120 दिख रहा है ना, कि भाई ये लग तो 60 रहा है 90 से 160, पर लग क्या रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डायग्राम में जो नाम जहां दे दिया वो वहीं मानना पड़ेगा हमें। तो 60 60 120, यहाँ कोमा है भाई। ठीक है। एक देखो डायग्राम ऐसे दिखने में लग रहा है कि ये देखो ये बड़ा है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कैसे भी डायग्राम बढ़ने में गलत हुआ है, लेकिन जो शब्द दिए हैं उनके अनुसार जो है x 60 होगा, y 60 होगा, z 120 होगा। अगला देखो भाई, कह रहा है दी गई आकृति एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे? अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो मिस्टेक है, ठीक है, सही से इसमें डाटा भी अधूरे माने जाएंगे, ऐसा नहीं माना जाएगा। अब देखो फिर इसके ऑप्शन के और इस प्रश्न के आधार पे हम देखेंगे भाई क्या क्या मान सकते हैं क्या क्या नहीं। अब देखो पहली चीज की पहले अगले ने पहले ही दिया है कि x कितना है 90, समकोण पे काट रहा है, ये जो निशान दर्शाता है 90 का दर्शाता है, तो इसको हम ऑप्शन के आधार पे जाएंगे, ये 90 है ये भी 90 है। ठीक है, तो ये दो तो हम पहले ही खारिज कर देते हैं। देखो इसके आधार पे ही लेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन के और इसके आधार पे, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन अधूरा है। अब हम बात करें कि दूसरी चीज समांतर चतुर्भुज, वैसे हम सामान्य समांतर चतुर्भुज की बात करें इसके विकर्ण 90 पे नहीं काटते, लेकिन समांतर चतुर्भुज, वर्ग भी अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समचतुर्भुज भी अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो अब बात आती है कि जब हम बात करें कि समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में है कि आयत वर्ग और समचतुर्भुज ये अपने आप में समांतर है, तो ऐसा कौन कौन सा है जिसके विकर्ण 90 पे काटते हैं? तो वो सिर्फ वर्ग के और समचतुर्भुज के काटते हैं। तो या तो ये वर्ग है या क्या है, ये समचतुर्भुज है। फिर दूसरी बात कि हम वर्ग में तो ठीक था कि विकर्ण कोण समद्विभाजक का भी काम करते, तो ये 90 है ये भी 90 है, तो आधा आधा हो जाता 45 45। लेकिन और मिस्टेक क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमें पता है अगर ये समचतुर्भुज होता तो ये मान लो 80 तो ये 80 होता, ये क्या हो जाता 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 80 होता तो ये आधा आता 40, तो ये भी क्या आता 40। तो लेकिन अब बात आती है कि वैसे में ऑप्शन पे चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाहे ये वर्ग होता चाहे ये समचतुर्भुज, इधर वाले कोण और इधर वाले बराबर होते, विकर्ण कोण समद्विभाजक होते, कोण समद्विभाजक होते, यानी ये जो होता है ये x और y और z क्या होते हैं बराबर। y और z बराबर के लिए हमें देखना है इन दोनों ऑप्शन में y और z कहाँ बराबर, y 45 और z 45। तो इसमें सिर्फ कौन सा लेंगे, पहला लेंगे, और नहीं अन्यथा इस पर्सन को आपको इसमें जैसे मान लो मिस्टेक है तो इसको वैसे ही अलग कर दिया जाएगा, ऐसे में स्टार दे दिया जाता है। अगला देखो भाई,
कह रहा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के अनुपात 2:3 के अनुपात है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान होंगे। अब एक बात तो आप होता है, पास वाले दो कोण हैं, आमने सामने कोण तो बराबर होते हैं, पास वाले दो कोणों का योग 180 होता है, 3 और 2 5 अनुपात वो किसके बराबर है 180 डिग्री, तो 1 अनुपात किसके बराबर 180/5 यानी 36 डिग्री। तो 36 दूनी 72, 36 दिए 108, फिर उसके 72 के सामने वाला 72, 108 के सामने वाला 108, ये लो 72 108 72 108 ये आएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे TAS के एक समांतर चतुर्भुज है, x तथा y का मान गया। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तो मैं कहूं 3x बराबर क्या दिया है 18, तो x बराबर क्या है 6। दूसरी चीज x का मान वैसे तो 6 एक में ही है, इधर हम देखें 3y - 1 बराबर 26, ठीक है, तो 3y बराबर 1 उधर गया तो 26 और 1 27, तो y बराबर 9, ठीक है, वैसे ही टिक कर चुके हैं। अगला देखो, एक समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करो। अब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं भाई। तो यहां हम बात करें कि इसी के आधार पे आप इसको देखोगे तो विकर्ण जो है वो एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटेंगे। तो यहां y + 7 बराबर 20 है, तो इसका मतलब y बराबर क्या है 13। दूसरा x + y बराबर 16 है, तो जिसमें से y 13 है तो x + 13 बराबर 16, तो x बराबर 3। तो 3x है और y 13 है, जो पहले में है। किसमें भाई? पहले में। तो इसको आप देखोगे यहाँ पे। अगला देखो, दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब आमने सामने के कोण बराबर हैं। आमने सामने के कोण क्या है? बराबर है। पास वाले दो कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, x का मान पूछा है, मैं पूछूं ये RISK, ये समांतर, ये 120 है तो ये क्या बच गया 60। अब ये भी आपका समांतर चतुर्भुज, ये 70, तो ये भी क्या है 70। इस त्रिभुज में ले आए। अब त्रिभुज में आपने देखा तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो 70 + 60 + x बराबर 180। तो 6 और 7 13, 130 + x बराबर 180, तो x बराबर 50। ये लो भाई। अगला देखो यहाँ पे कह रहा है होप एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को 3 पर प्रतिच्छेद करते नहीं, s पर प्रतिच्छेद करते हैं भाई। ये s है, दिख रहा है डायग्राम में, s पर प्रतिच्छेद करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए यदि SH क्या है 2x + 4, SH ये क्या है 2x + 4, और SE ये है 3x + 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर है। और आप होता है विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरे पूरे बराबर है। ये आधा हो गया तो ये भी तो आधा, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3x + 1 जो है वो 2x + 4 के बराबर है। तो 2x इधर, x बचेगा, ये एक उधर माइनस होगा तो क्या बचेगा 3, तो x बराबर 3। ये लो भाई। देखो यहाँ छोटे छोटे प्रश्न है, कोई ज्यादा नहीं है। अगला देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान ज्ञात करो। तो ये तो सेम प्रश्न आ गया भाई, वो का वही। ये देखो ये रहा था, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। तो हम बात करें समान ABCD, x और y के मान ज्ञात करो। तो y तो सीधा सीधा दिख रहा है 16 और x + 3 20 है, तो x + 3 अगर 20 है, इसका मतलब क्या है? x बराबर क्या है 17। दूसरा y बराबर साफ साफ क्या है 16, तो 17, 16 पहले में ही है।
ये देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई ये ज्यादातर, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट उठाता है यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में x तथा y के मान ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, 3x + 1 किसके बराबर? 16 का। 5y - 6 बराबर 24 है। तो मैं कहूं 3x + 1 बराबर 16 है, तो एक उधर गया तो 3x बराबर आया 15, x बराबर क्या है? 5। दूसरी बात हम करें कि 5y - 6 बराबर 24, तो 5y बराबर कितना है? 30, तो y बराबर 6, तो 5,6। अगला देखो भाई, यहां पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQRS समांतर चतुर्भुज है, तो x और y के मान ज्ञात करो। मैं आपसे पूछूं x और y के मान की जब बात आएगी तो आप एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज तो ये दोनों समांतर आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ये समांतर, ये एक तिर्यक रेखा होगी तो ये 40, तो ये भी कितना? 40, क्योंकि एकांतर हो गए। अब बात आती है कि त्रिभुज में इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण 70 है, तो ये बाह्य कोण सामने वाले दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। तो आप क्या कहोगे? x + y बराबर 70, जिसमें से y कितना है? 40, तो x + 40 बराबर 70, तो x बराबर क्या है? 30। x बराबर 30 है और y बराबर क्या है? 40। ये लो। अगला देखो भाई, यहां पर एक वर्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। P से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। ये वर्त है, इसकी त्रिज्या 6 है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी ये ले ली, इसकी त्रिज्या ये, और ये स्पर्श रेखा खींची गई थी, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना कोण समकोण होता है भाई। केंद्र से, तो ये जो मान लिया, मान लो ये P बिंदु था, ये T पे स्पर्श कर रही है, ये दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये है 6। 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये लिया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 6 का स्क्वायर कितना गया भाई? 36, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 64, x बराबर क्या है? 8। ठीक है, तो ये लो भाई, x का मान कितना है? 8 है। अगला देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखो, ये ऐसे डायग्राम बनेगा। ये जीवा है, ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं वो उससे क्या करता है? समान दो भागों में बांटता है, तो ये x है, तो इधर भी क्या है? x, और ये त्रिज्या 10 है। ठीक है, तो ये तो 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, और वैसे 90 के सामने कर्ण होता है, तो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, और अभी आया था ऐसे में x बराबर 8 आया, तो ये 8 है, ये भी 8 है, तो जीवा क्या हो गई? 8 + 8 बराबर 16। जहां तक देखो भाई, इतनी आपने प्रैक्टिस की होगी, इनके क्वेश्चन खूब सारे किए आपने, बस एक बार रिवीजन के तौर पे है कि भाई हाँ आपको ऐसा आ जाए। अगला देखो कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है। किसी वर्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। नहीं, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो यही असत्य पूछा, यही असत्य है, तो उत्तर आ गया 1। पर अब आगे और भी चेक कर लेते हैं। देखो, किसी वर्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी वर्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये भी सही है। किसी वर्त के में केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अभी उस प्रश्न में काम में लिया था अपन ने भाई कि वर्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं वो उसे बराबर 2 भागों में बांटता है, और वो लंब ही जीवा और केंद्र की दूरी बताता है। अगला देखो, अल्फा का मान ज्ञात करो, और हमें पता है कि किसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो 60 का आधा कितना? 30। या फिर आप सीधा सीधा कहोगे कि परिधि पर बना कोण केंद्र बने कोण का आधा, या केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगला देखो, ये है 40, तो ये ऑटोमेटिक कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कितना? 80, क्योंकि केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है।
अगला देखो भाई, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु एबीसी इस प्रकार है कि बी और से 30 दिया है, एक 60 दिया है, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया 90। तो ये देखो, ये चाप एसी द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 है, तो परिधि पर बना कोण क्या होगा आधा, यानी 45। ठीक है, तो हमने कहा कि ये कोण ए डी सी बराबर है 1/2 कोण AOC, और AOC पूरा कितना है 90, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है भाई, अगला देखो यहां पे ये दिया है आकृतिमान डायग्राम, इधर इसलिए बनाया गया कि वहां पे वो साफ साफ नहीं दिख रहा था कि ये तो 100 डिग्री है, PQ और PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, ठीक है। OPR का मान ज्ञात करो, OPR का मान ज्ञात करना है, इसका मान बताना भाई थीटा। चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये जो कोण है केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना, तो वो 100, तो ये क्या 200। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है, तो वो 100 है, तो वो क्या हो गया 200। अब बताओ बिंदु के चारों ओर बने कोणों का 360 होता है, ये 200, तो ये क्या बच गया 160। ये दोनों बराबर हैं, क्यों, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो थीटा प्लस 160 बराबर 180। 2 थीटा बराबर 160 माइनस हो गए तो क्या बचा 20, तो थीटा बराबर 10 डिग्री। ये लो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। एनसीईआरटी का डायग्राम भी उसी से कॉपी है भाई, एज इट इज वो एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा सीधा उठा लेता है ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो क्या कह रहा है, ये 69 दिया ABC, ये पूरा 69 है, यहां से यहां तक क्या है 69, और ये 31 है, तो मैं कहूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180, तो 69 प्लस 31 प्लस कोण A बराबर 180, तो ये 100 प्लस कोण A बराबर 180, तो कोण A बराबर क्या हो गया 80 डिग्री, पहली चीज। और आप बता कोण A बराबर है कोण D बराबर 80, क्यों, क्योंकि चाप द्वारा परिधि पर एक तरफ बने कोण, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं बराबर। एक तरफ बने कोण, ठीक है, तो ये कितना आया 80 डिग्री। कर सकते हो भाई, देखो इनका सिर्फ शॉर्ट में आंसर देखना और कोई ज्यादा माथाफोड़ी मत करना भाई। अब देखो यहां इसका मान 130, इसका 20, आपको पूछा है यहां पर कि BAC इसका मान पूछा है, तो देखो ये जो मान पूछा है ना, तो आप क्लियर होना चाहिए, ये मान पूछे चाहे ये दोनों ही बराबर है, क्योंकि BC चाप द्वारा बने, ये निकालो चाहे ये। अब एक बात बताओ, मैं ये चलो ये डायरेक्ट ही रख लेता हूं, ये 130 है, रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है 180, तो ये 130 है, तो ये क्या है 50। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां मैं बात करूं कि 50 प्लस 20 प्लस कोण D बराबर 180, 70 प्लस कोण D बराबर 180, तो कोण D जो है वो किसके बराबर 110, और कोण D है वही क्या है A बराबर कोण D बराबर 110, यानी कि कोण BAC का जो मान है वो आया है 110 डिग्री। ये लो, ठीक है भाई, ये आपके जिस्ट के क्वेश्चन थे सारे, तो जहां तक मेरा मानना है भाई इनको आप कर सकते हो, इनको आप रिवाइज भी कर सकते हो। अब जो सॉल्यूशन है आपके सामने है, कहीं कोई डाउट हो तो आप इसको एक बार चेक करें, देख लें वापस आप वहां पे जाके, और सारा मत देखो, जहां अटक रहे हो वही चीज देखो। जैसे मान लो कि इसमें कंटिन्यू कराने के पीछे एक रीजन था कि मान लो आपने बैठ के क्वेश्चन किए, तो जहां अटके सिर्फ वही क्वेश्चन पे जाके कर लो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।